नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, पॉलिटी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की है और ये सीरीज का पहला पार्ट है। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, अच्छे लेवल के रहेंगे और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा इम्फे। ठीक है, और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत एक और बड़ा बदलाव किया गया था कि जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग हैं, इनको बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो भारत की संविधान सभा है, इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संविधान सभा है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि संविधान सभा है, इसका गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था नवंबर 1946 को। जो संविधान सभा है, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, ये इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, इनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ठीक है, और जो संविधान सभा है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 389। याद रखना है, सारे फैक्ट पूछे जाते हैं और हर फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अध्यक्ष तो हमें पता होता है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था, ऐसे ही चूंकि सबसे वृद्ध थे तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि 11 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, इनको निर्वाचित किया गया था। और इनके साथ ही जो उपाध्यक्ष हैं एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य, इनको भी निर्वाचित किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत केंद्र एवं प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, एक बार इन 15 महिलाओं का नाम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके लिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं थी या कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में शामिल थी, और आपके लिए 4 नाम दिए जाते हैं। तो एक बार आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो 15 नाम हैं जो महिलाएं भारतीय संविधान सभा में शामिल थीं, इन 15 नामों को आप पढ़ लें और जब भी एग्जाम आएगा तो आपको ये नाम जो है याद आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेव रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान सभा में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो जो हमारी उद्देशिका है, इसका विचार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, उद्देशिका का विचार यदि पूछा जाए तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। लेकिन उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई, 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं और ये पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं।
तो जो उद्देशिका की भाषा है ये ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, तो इसको भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो एक तो लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व, दूसरा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, और तीसरा जो है राज्यों के लिए सदस्यों का नामांकन। कहाँ से लिया गया? तो ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 300A में, ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का विधिक अधिकार है, यानी कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो पहले ये क्या था? तो पहले ये हमारा मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1978 में, ठीक है। और इसके द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको क्या बना दिया गया? तो इसको एक कानूनी अधिकार, एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसको जो है संविधान अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है ये संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है विधि बनाकर? तो इसका वर्णन जो है ये किया गया है अनुच्छेद 138(2) में, ठीक है। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। तो जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ठीक है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंध है अनुसूची 2 का, ठीक है। तो जो शपथ है, ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की जो शपथ है इसका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में, ठीक है। और राजभाषा, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है। और कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं। और दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है दल बदल का प्रावधान, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो हम इसको एक बार में समझ लेते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इन पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने की यदि बात की जाए तो कौन लगा सकती है? संसद लगा सकती है। लेकिन मौलिक अधिकारों के निलंबन की यदि बात की जाए तो निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण कैसे लगा सकती है? सामान्य प्रक्रिया से नहीं लगा सकती, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। विवेक युक्त नियंत्रण लगाने के लिए भी संसद को क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान में संशोधन करके ही ये जो है ये विवेक युक्त नियंत्रण लगा सकती है। और जो राष्ट्रपति हैं, जब आपातकाल की स्थिति आती है देश में तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनका निलंबन किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है? तो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबेडकर साहब से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले संविधान के पिता कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। और जो अंबेडकर साहब हैं इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, ठीक है। और ये जो चैत्य भूमि है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। और जो अंबेडकर साहब हैं ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो भाग 3 है, जो संविधान का भाग 3 है इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और जो भाग 3 है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक अनुच्छेद हैं और ये हमारे मूल अधिकारों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो जो लोकसभा का सचिवालय है ये लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 154(1). इसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 16 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर JL नेहरू की, तो ये कौन थे, तो ये हमारे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है, इनके पास गृह मंत्रालय था। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं ये कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए अनुच्छेद 43A के अनुसार राज्य जो है ऐसे कानून बनाएगा जिसके द्वारा किसी उद्योगों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित हो सके। और ये जो अनुच्छेद 43A है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहाँ किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से लाकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको अपन शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं, और कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सपोज कीजिए एक बंदा है एक्स, ठीक है, और वो कैग बनता है जब उसकी एज है 55 साल, ठीक है, मतलब ये एक्स जो बंदा है ये 55 साल का है और ये कैग बना है, तो ये रिटायर्ड कब होगा, ये 6 साल बाद रिटायर्ड होगा 61 साल की उम्र में। वहीं एक और दूसरा बंदा है वाई, ठीक है, और वो वाई जो बंदा है वो 62 साल की उम्र में कैग बना है, ठीक है। तो ये रिटायर्ड कब होगा, यदि इससे 6 साल काम करवाएंगे तो ये रिटायर्ड कब होगा, ये 68 साल की उम्र में रिटायर्ड होगा ना, तो इससे 6 साल काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसको 65 साल के बाद रिटायर्ड कर देंगे, यानी कि इसको मात्र 3 साल में ही रिटायर्ड कर देंगे। अब ऐसी आपत्ति नहीं कर सकता कि भैया कार्यकाल तो हमारा 6 वर्ष का था तो हमसे काम करवाओ। इनने कंडीशन लगाई है कि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो, आप 65 वर्ष के हो गए तो आप निकल जाओ, भले आपने 1 महीने काम किया, 2 साल काम किया या फिर 4 साल काम किया या फिर 6 साल काम किया, 65 वर्ष के आप हुए और आपको रिटायर्ड कर देंगे, ठीक है। बात हुई थी यहाँ पर कैग की, तो कैग का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। 2 क्वेश्चन और इससे हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो कैग हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो कैग की नियुक्ति करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम कैग कौन थे, ठीक है, तो भारत के प्रथम कैग थे उनका नाम था वी नरहरि राव, ठीक है। वी नरहरि राव जो है ये भारत के प्रथम कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो इतनी बातें हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा केंद्र व राज्य संबंधों पर राजमन्नार समिति गठित की थी, तो राजमन्नार समिति किसने गठित की थी, तो तमिलनाडु द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए केंद्र व राज्य के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 1969 में, कब, 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था करुणानिधि, ठीक है। करुणानिधि ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई थी और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे PV राजमन्नार, ठीक है, PV राजमन्नार बनाए गए थे और इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम दिया गया था राजमन्नार समिति, ठीक है। याद रखना है किसके द्वारा ये गठित की गई थी, तो ये तमिलनाडु के द्वारा गठित की गई थी। कब की गई थी, तो 1969 को गठित की गई थी। किस लिए गठित की गई थी,
तो केंद्र व राज्यों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए ये गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनको यदि पदच्युत करना है तो ये संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 में। ठीक है, कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनको यदि पदच्युत करना है तो इसका संकल्प जो है ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाएगा। कहाँ पर ये वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 76 में किया गया है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनको जो वेतन मिलता है, कितना मिलता है? इनको 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, और इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के पद का। जो राज्यसभा के सभापति हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं और इनको वेतन मिलता है 4 लाख। किस चीज़ का वेतन मिलता है? तो इनको राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का वेतन। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा, ये कहता है अनुच्छेद 355। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि हम अनुच्छेद 216 की बात करें तो इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो जो हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट हैं इनके गठन से संबंधित है अनुच्छेद 216 और अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो देखिए जो अनुच्छेद 24 है, ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है ये बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। ठीक है, इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर अन्य जो जोखिम भरे कार्य होते हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? ठीक है, तो देखिए कोई भी विधेयक हो वो संसद में प्रस्तुत किया गया है यदि, तो सबसे पहले तो वो दोनों सदनों में पास होगा, राज्यसभा में और लोकसभा में। उसके बाद जो है राष्ट्रपति जो हैं वो अपनी सहमति देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो वो विधेयक है वो क्या बन जाएगा? तो वह अधिनियम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से? तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा जो है राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, तो सबसे पहले शब्दों का क्रम पूछा जाता है। एक समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? सपा पार्टी याद रखेंगे। ठीक है, सपा पार्टी, SPA सपा, इससे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, सपा को कितनी सीटें मिली? आप कहेंगे 42 सीटें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था रूस के संविधान से। कहाँ के? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था रूस के संविधान से। और जो मौलिक अधिकार हैं इनका विचार लिया गया था अमेरिका के संविधान से। आ से अधिकार, आ से अमेरिका। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर मूल कर्तव्यों की, तो जो मूल कर्तव्य हैं इनका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो देखिए इनका प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। और इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 4 जोड़ा गया था। ठीक है, और एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था। कौन सा? अनुच्छेद का। और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। लेकिन एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 2002 में किया गया था। तो अब यदि मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11।
और 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या 10 थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? ठीक है, बताना है आपको कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनको कौन शपथ दिलाता है। 4 ऑप्शन हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो आपके पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो हमें अंदर से एनर्जी देते हैं कि हम और भी वीडियो बनाएं, और जो लाइक हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो हमें लाइक करके मोटिवेट ज़रूर किया करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फैला दो यार, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और क्या करना है कि इसी प्रकार के हम वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे हमने अभी 500 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस के वो कवर कर दिए हैं और 1000 जीके जीएस की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इन वीडियो को देखने के लिए मैंने इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में समझाया है। तो इन वीडियो को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आई बटन में मिलेगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और अभी आपको स्क्रीन पर 3 इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।